हेलो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करते हैं और आज का वीडियो है साइंस सब्जेक्ट और लाइट चैप्टर से। इस साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बीपीएससी जो है जीएस के अंतर्गत इस साइंस सब्जेक्ट से लाइट जो चैप्टर है इससे भी क्वेश्चन पूछा करती है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि प्रकाश कौन सा तरंग है? प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और विद्युत चुंबकीय तरंग में अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग का तरंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो तरंग दो प्रकार के होते हैं। एक अनुप्रस्थ तरंग होता है जिसकी चाल इस प्रकार से होती है और एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है जिसकी चाल आगे पीछे दोलन करके होती है। तो देखिए, अनुप्रस्थ तरंग में सबसे जो ऊपर वाला सिरा है उसको श्रृंग बोला जाता है और नीचे वाले को गर्त बोला जाता है। जो तरंग श्रृंग और गर्त के रूप में चाल चले उसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। प्रकाश इसी अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। इसके अलावा जो तरंगे आगे पीछे दोलन करके आगे बढ़े उसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो ध्वनि का तरंग जब आएगा कि ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है तो वह अनुदैर्ध्य तरंग का है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का। आई थिंक आप इस पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितने कितने के बीच होता है? प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो होता है वह 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। यह जो एंगस्ट्रॉम है वह जो है तरंगदैर्ध्य का मात्रक होता है। तरंगदैर्ध्य को हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं और प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3900 से 7800 के बीच होता है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा है कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की? जो प्रकाश का वेग होता है, चाल होता है, उसकी गणना सबसे पहले और रोमर ने की थी कि वह ये कितने प्रकाश जो है कितने स्पीड से चलता है। अगला प्रश्न है कि निर्वात में या हवा में प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यदि मीटर प्रति सेकंड में आए तो 3 × 10⁸। यदि ये किलोमीटर में दे दिया जाए तो यह होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आगे की ओर चलते हैं पांचवा प्रश्न में। तो प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय, तो कितना समय लगता है प्रकाश को पृथ्वी तक आने में? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का यह समय लेती है पृथ्वी तक आने में। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? इस बात को समझिए, प्रकीर्णन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इस प्रकीर्णन का क्या होता है? मतलब कि जैसे ही प्रकाश आता है वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में छोटे छोटे धूल कण होते हैं, बहुत सारे धूल कण होते हैं। प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो ये जो है इसको बिखेर देता है। इसी बिखरने को, प्रकाश को बिखरने को ही हम प्रकीर्णन कहते हैं। तो सबसे ज्यादा किस रंग का प्रकीर्णन होता है? तो आंसर होगा बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को जब हम गुजारते हैं, ये देखिए प्रिज्म है और इससे यदि हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में ऐसे विभक्त हो जाती है जिसको हम बैनी आह पिनाला कहते हैं। और इसी बैनी आह पिनाला के कारण इंद्रधनुष का भी निर्माण होता है। तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन जो है वह धूलकण है, किस रंग को सबसे ज्यादा बिखरता है? आंसर में आएगा बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब अगला क्वेश्चन है किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है लाल रंग का। लाल रंग जो होता है इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो सबसे कम रंग किस रंग का प्रकीर्णन होता है? तो वह है रेड, यानी कि लाल रंग का। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है वह सबसे अधिक होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो चूंकि बैंगनी रंग जो होता है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है इसलिए तरंगदैर्ध्य उसका सबसे कम होता है। तो अपोजिट समझ जाइएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का रंग होता है वह नीला दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वायुमंडल के हम ऊपर जाते हैं तो वह
काला दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में धूल कण होते हैं और धूल कण में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन जो होता है वह बैगनी रंग का होता है, बैगनी, नीला और आसमानी। आप याद रखिएगा, बैगनी, नीला, बैगनी, नीला और आसमानी, ये जो तीनों रंग है इनका प्रकीर्णन ज्यादा होता है और ये तीनों रंग मिलकर आकाश को नीला बना देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो होता है वह नीला होता है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगले क्वेश्चन में है कि गाड़ी के हेडलाइट में लगा जो दर्पण होता है वह कौन सा दर्पण होता है? गाड़ी का हेडलाइट और गाड़ी का साइड मिरर, ये दोनों में बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो हेडलाइट का मतलब होता है कि गाड़ी जिस लाइट से आगे की ओर रात में देखती है उसको हेडलाइट बोला जाता है और उसमें जो जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण होता है। क्योंकि अवतल दर्पण का क्या काम है? प्रकाश को फैलाना कोई भी प्रकाश को फैलाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गाड़ी के साइड मिरर में जो लगा दर्पण होता है वो कौन सा होता है? साइड मिरर जो ड्राइवर के जो बगल में मिरर होते हैं जिससे ड्राइवर पीछे के व्यू को देखता है उसको साइड मिरर बोला जाता है। तो उसमें वो उत्तल दर्पण होता है। ये उत्तल दर्पण इसलिए लगाए जाते हैं कि गाड़ी के जो साइड में पीछे के व्यू को थोड़ा ज्यादा देखने के लिए, जिसमें छोटे छोटे प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बन जाते हैं और जो स्पेस है वो ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इन दोनों में अंतर समझ जाइए। जब उत्तल दर्पण को छुएंगे तो ऊपर से उठा हुआ प्रतीत होता है बीच में, और अवतल दर्पण बीच में धंसा हुआ प्रतीत होता है। अब आगे की ओर चलते हैं। तो यहां पर हीरा का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, ये दोनों जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है और मरीचिका जो है वह रेगिस्तान में बालू में बनता है, वह होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब अगले क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? तो याद कर लीजिएगा कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वह माइनस में होता है, ऋणात्मक होती है। अब आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि बैगनी रंग का विक्षेपण होता है। तो बैगनी रंग का विक्षेपण जो होता है वह सबसे अधिक होता है। क्योंकि जैसे ही हम, ये प्रिज्म है हमारा, अब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो सबसे जो वर्ण विक्षेपण होता है, जो अपने रास्ते से जो सबसे ज्यादा भटकती है, वह सबसे नीचे बैगनी रंग होता है और सबसे ऊपर लाल रंग होता है। तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो यहां पर याद रखिएगा कि बैगनी रंग का विक्षेपण जो होता है वह सबसे अधिक होता है, वो अपने रास्ते से ज्यादा मूर्ति है। अब आप अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से रंग को कहते हैं? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को कहते हैं। देखिए किस प्रकार से हम समझाने का प्रयास करेंगे। यह सबसे ऊपर लाल रंग हो गया, एक त्रिभुज के आकृति बनाएंगे सबसे ऊपर लाल को, और ये हो गया आपका हरा और ये हो गया आपका नीला। इस तीनों रंग को हम प्राथमिक रंग कहते हैं। और इसमें द्वितीयक आ जाएगा कि द्वितीयक रंग किसे कहते हैं, सेकेंडरी कलर जो होता है वह किसको कहते हैं। तो देखिए लाल, हरा, नीला, और इसको उल्टा चला दीजिए तो यहां होगा मैंजेटा, मैंजेटा, और ये होगा सियान, सियान, और ये हो जाएगा पीला, पीला। तो ये हो गया द्वितीयक रंग। एक चलता है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज और एक चलता है क्लॉकवाइज। तो लाल, हरा, नीला इस तरीके से, अब मैंजेटा, सियान, पीला उल्टा दिशा में। तो मैंजेटा, सियान, पीला को द्वितीयक रंग कहते हैं और लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। और ये जब मिलते हैं आपस में तो ये श्वेत प्रकाश बनाते हैं। ये सब मिलेंगे तो श्वेत प्रकाश बनते हैं, ये श्वेत प्रकाश बन जाते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर जो होती है वह अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है कौन सा लेंस उपयोग करके होता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु जो है स्पष्ट नजर आती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती है, तो उसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके कारण क्या होते हैं? इसके कारण होते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है वो रेटिना पे न बन के रेटिना से पहले बन जाता है। तो चूंकि पहले बन गया तो रेटिना पर यदि प्रतिबिंब बनता तो स्पष्ट दिखाई देता, लेकिन इसमें दृष्टि दोष आ गया, यह रेटिना के पहले बन गया, तो उस प्रतिबिंब को फैलाकर रेटिना पर ले जाना है। तो फैलाने का काम कौन करता है? तो वह करता है अवतल लेंस। अवतल लेंस फैलाने का काम करता है और उत्तल लेंस उसको सिकुड़ाने का काम करता है। तो चूंकि फैलाना है, फैलाकर रेटिना पे बनाना है, इसलिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसका उल्टा देख लीजिए, यदि दूर दृष्टि दोष हो तो दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब, तो उसको सिकुड़ा कर रेटिना पर लाना होता है, तो उसके लिए हम उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। अब अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो जरा दृष्टि दोष में हम बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं। तो आंसर होगा कि 63 बिंदुकित पैटर्न होते हैं ब्रेल लिपि में। ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है लुई ब्रेल ने किया था, फ्रांस के निवासी थे। 1821 ईस्वी में ब्रेल लिपि का आविष्कार किए थे, जिससे बहुत सारे जो अंधे व्यक्ति हैं उनको पढ़ने में सुविधा हुई। आई थिंक इस पूरे लाइव चैप्टर को आप आसानी से समझ गए होंगे और इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें। धन्यवाद।